दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब शुरू करते हैं सुनिए सच आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए। कामरा के समर्थन में उतरे लोग, कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। पाक सीमा पर झड़प से गरमाई सरहद, 2 सीमाओं पर लड़ने की चुनौती। अर्नब ने सीएफओ पर डाली जिम्मेदारी तो पुलिस करेगी पूछताछ। नड्डा ने संगठन में किया फेरबदल, राम माधव के पर फिर कतरे। केरल माकपा में संकट गहराया, वरिष्ठ नेता बाल कृष्णन की छुट्टी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश यही है कि अगर आप अच्छी खबरें चाहते हैं, निष्पक्षता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंटेंट ऐसा हो जिसमें सामाजिक सरोकार झलकें, लोकतंत्र मजबूत हो, तो उसके लिए आपको छोटी सी कीमत चुकानी चाहिए, कीमत देनी पड़ती है। और वो कीमत ये है कि आप हमारी सदस्यता योजना को स्वीकार करें, सत्य हिंदी की सदस्यता स्वीकार करें। क्योंकि जब आप आर्थिक योगदान देंगे तभी हम अपने इस संस्थान को satyhindi.com को और भी ज़्यादा कारगर बना सकेंगे, और भी ज़्यादा मजबूत बना सकेंगे और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रस्तुत कर सकेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप तब उसमें से कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, अपने ट्वीट की वजह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप झेल रहे कॉमेडियन कुणाल कामरा को सोशल मीडिया पर समर्थन जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। और न्यूज़ के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने कहा है कि हम में से अधिकतर लोग सीधा सोचते हैं, लेकिन कुणाल ऐसा नहीं करते। वो सिस्टम को या व्यवस्था को इस तरीके से जवाब देते हैं कि वो अनुमान भी नहीं लगा पाता। उन्होंने ये बात कुणाल द्वारा माफ़ी नहीं मांगने की बात पर कहा है। इसके साथ ही जनता के रिपोर्टर के फाउंडर पत्रकार रिफत जावेद ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे को कुणाल का केस जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को देना चाहिए और चंद्रचूड़ को वही बातें बोलकर इस केस को खारिज कर देना चाहिए, रद्द करना चाहिए जो उन्होंने अर्नब के केस में कहा था। कांग्रेस के नेता रहे संजय झा ने कहा है कि आप कुणाल कामरा के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातों में दम है। हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, दुनिया देख रही है। प्रोफेसर अशोक स्वेन ने कहा है कि अमेरिका में साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन ट्रेवर नोवा हर शाम को अमेरिकी टीवी पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाते हैं। इसके अलावा कई लोग कुणाल को प्रशांत भूषण के साथ तुलना करते पाए गए हैं। कुल मिलाकर कुणाल के समर्थन में आम लोगों के अलावा बड़ी हस्तियां भी उतर पड़ी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की सुनवाई जिस जल्दबाजी ढंग से की और उन्हें जिस तरह से तुरंत छोड़ने के आदेश दिए, उसको लेकर पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये महसूस किया जा रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दबाव में, सरकार के दबाव या प्रभाव में तो इस तरह से अर्नब गोस्वामी के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विशेष तौर पर सुना जा रहा है और उनको राहत दी जा रही है। तो इसको लेकर हर जगह से सवाल उठ रहे हैं और कुणाल कामरा ने भी इस पर टिप्पणियां की हैं, कुछ तीखी टिप्पणियां की हैं। जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनको लगता है कि ये कोर्ट की अवमानना हो रही है इससे, और उन्होंने उनके खिलाफ केस करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन
कामरा अपनी जगह पर अडिग हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे, वो वकील नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ऊपर 20 घंटे बर्बाद करने के बजाय आप जो पेंडिंग मामले हैं, जैसे इलेक्शन बॉन्ड का मामला है, जम्मू कश्मीर की धारा 370 का मामला है, नोटबंदी का मामला है, ये जो पेंडिंग केसेस हैं आप कृपया उनकी सुनवाई कर लें, जो मुझे सज़ा देना हो दे दीजिए। तो इस तरह से सीधी चुनौती उन्होंने कोर्ट को दे दी है, सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऐसा लगता है कि फंस जाएगा, क्योंकि अभी ही उसने पर्सनल लिबर्टी के सवाल पर जो तर्क दिए हैं अर्णब गोस्वामी के केस में, वही तर्क यहाँ इस केस में भी उठेंगे और तब उसे उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि ये मामला कोर्ट में जाता है या नहीं जाता है। जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या स्टैंड लेता है, और अगर सुनवाई होती है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है, उलझन में डालने वाला हो सकता है, जैसा कि प्रशांत भूषण के मामले में हुआ था। और प्रशांत भूषण अड़ गए थे और उस समय जस्टिस अरुण मिश्रा की अच्छी खासी फजीहत हो गई थी। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है कुणाल कामरा को पूरे देश भर से, और ये कुणाल कामरा अकेले नहीं है, पूरा देश इस समय इसी तरह से महसूस कर रहा है कि अर्णब गोस्वामी के साथ कुछ खास बर्ताव किया गया है, उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। और पहले भी दिया गया है, जब पालघर वाला मामला हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनके मामले को लिस्ट कर लिया था और उनकी सुनवाई करके तुरंत उनको राहत भी दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में है, उसे बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। और अगर ये कंटेम्प्ट आप कोर्ट का मामला कुणाल कामरा पर चला तो उन सवालों से और भी सवाल उठेंगे और सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता फिर और भी नीचे गिर सकती है। अगली खबर लेते हैं। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच अब पाकिस्तान के साथ सटी सीमा पर भी तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन में 4 भारतीय सैनिक, 1 बीएसएफ जवान शहीद हुए तो 6 नागरिकों की भी मौत हो गई है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के कई बंकर भी उड़ा दिए गए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को सम्मन भेजा है। वहीं अब एलओसी पर तनाव बढ़ने के साथ ही भारत को 2 मोर्चों पर तनाव का सामना करना पड़ सकता है। चीन के साथ तो पहले से ही तनाव बरकरार है। फिर सवाल उठता है कि क्या भारत 2 मोर्चों पर लड़ाई के लिए भी तैयार है, और आखिर अचानक से पाकिस्तान की ओर से ये गोलाबारी क्यों की जाने लगी है? क्या इमरान खान विरोध जो घर में झेल रहे हैं उस लहर का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने के लिए उन्होंने सीमा पर ये आक्रमण किए हैं और सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है? तो भारत पाक सीमा पर जो तनाव बढ़ा है उसके कई आयाम हैं। आप समझ सकते हैं कि चीन के साथ लगातार पिछले 5-6 महीनों से तनाव बना हुआ है, और हालांकि अब खबर आ रही है कि दोनों डिसएंगेजमेंट के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन पहले भी इस तरह के सहमति हुई है, उस पर अमल नहीं हो सका है। तो 2 बॉर्डर पर 2 मोर्चों पर एक साथ तनाव होना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारत के लिए 2 मोर्चों पर लड़ाई अगर छिड़ती है तो, हालांकि इसकी आशंका अभी कम ही दिख रही है। हो सकता है कि इमरान खान अपनी जो घरेलू राजनीति है उससे परेशान हैं और वो जनता का ध्यान हटाने के लिए सीमा पर इस तरह की हरकत करवा रहे हों, ताकि भारत पाक के बीच में जो तकरार है वो बढ़े और लोगों का ध्यान इमरान खान और सेना से हटकर सीमा पर आ जाए, भारत विरोधी भावनाओं को वहाँ उकसाया जा सके। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो सकती है। और दूसरी जो बात है कि कहीं पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोशिश हो रही है तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि 2 मोर्चों पर उसे निपटना पड़ेगा। हालांकि भारत इसमें सक्षम है, भारत की सेनाएं सक्षम हैं, लेकिन भारतीय सरकार अभी तक इस तरह की चीज़ों से निपटने में अपनी सक्षमता
प्रकट नहीं कर पाई है, सिद्ध नहीं कर पाई है। चीन के मामले में ख़ास तौर पर उसने जो रवैया अपनाया है, उसने बहुत सारे लोगों के मन में भारत सरकार की योग्यताओं और क्षमताओं को लेकर गहरे संदेह भर दिए हैं। तो ये जो नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उसके बारे में अब देखना यह है कि सरकार किस ढंग से। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उनके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने अब इस मामले में कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO एस सुंदरम को सम्मन जारी कर दिया है। पुलिस ने ये सम्मन अर्णब गोस्वामी के बयान को आधार बनाते हुए जारी किया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस मामले में रायगढ़ पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम को अर्णब गोस्वामी से तलोजा सेंट्रल जेल में 3 घंटे तक पूछताछ करने की अनुमति दी थी। क्राइम ब्रांच के एक अफसर के मुताबिक पूछताछ के दौरान अर्णब ने कहा था कि कंपनी की ओर से भुगतान करना CFO का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारी ने कहा, इसलिए हमने उन्हें सम्मन जारी किया है और आने वाले दिनों में उन्हें हमारे सामने पेश होना चाहिए। अफसर ने कहा कि अभियुक्त के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने सहित इस मामले में अन्य पहलुओं पर पूछताछ जारी है। मामले में अर्णब गोस्वामी के अलावा सह अभियुक्त फिरोज शेख और नितेश शारदा हैं और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत हासिल हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक दूसरे अभियुक्तों ने कहा है कि उन्होंने नाइक को भुगतान किया था, हालांकि काम की समय सीमा पूरी नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को सम्मन जारी किए जा सकते हैं। तो स्पष्ट है कि पूरा मामला ये है कि रिपब्लिक टीवी ने, रिपब्लिक मीडिया ने ये भुगतान अन्वय नाइक को किया था या नहीं किया था। अन्वय नाइक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो और उनकी मां आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब ये सारा मामला, सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर होता है कि रिपब्लिक मीडिया ये सिद्ध कर पाता है कि नहीं कि उसने भुगतान किया है या नहीं किया है। भुगतान किया है तो उसके प्रमाण उसे देने पड़ेंगे। जाहिर है कि बैंक ट्रांसफर होगा, चेक होगा, ये सारे खातों की जांच होगी तो उससे साफ हो जाएगा। अभी तक तो यही लग रहा है कि जिस तरह से अर्णब गोस्वामी और उनकी कंपनी व्यवहार कर रहे हैं उसके मुताबिक ये भुगतान नहीं हुआ था। नहीं तो अभी तक वो खुद अपने तरफ से भी सार्वजनिक करके ये जता सकते थे कि महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त होकर मामला चला रही है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। इसीलिए वो दूसरे तरह से पेश आ रहे हैं, वो आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ही उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अब CFO को बुलाया है, CFO से पूरी जांच होगी, कैसे हुआ था, कब हुआ था, पेमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, उसके क्या प्रमाण हैं, क्या दस्तावेज हैं, और उन्हीं से अब ये जो क्राइम ब्रांच है महाराष्ट्र की वो तय करेगी कि आखिरकार हुआ क्या था। और निश्चित रूप से अगर ये भुगतान का मामला रिपब्लिक मीडिया सिद्ध नहीं कर पाया तो अर्णब गोस्वामी और उनके ये तमाम जो अधिकारी हैं, CFO वगैरह, सब के सब मुश्किलों में फंस सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी का नया अगला दौर शुरू हो सकता है और तब शायद सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये प्रमाणों के आधार पर गिरफ्तारी होगी, भुगतान न करने के आधार पर गिरफ्तारी होगी। और उसकी वजह से जो उकसाने वाला आरोप लगा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अर्णब गोस्वामी और 2 अन्य पर, वो और पुख्ता हो जाएगा वो आरोप, और उसमें अर्णब गोस्वामी एंड कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होगा बचना। तब शायद केंद्र सरकार के लिए भी उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आने वाले समय में, आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच कैसा रुख अख्तियार करती है, इस पर पूरे देश की नज़र रहेगी। अगली खबर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने शुक्रवार को 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारियों और सह प्रभारियों की सूची जारी की है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि RSS के प्रचारक राम माधव को एक बार फिर से कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। लगता है उनको दंड देने का सिलसिला अभी जारी है।
पिछली बार उनको जब जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की तारीफ की थी और हिटलर के बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हिटलर ने अपनी ही पार्टी के लोगों को रास्ते से साफ कर दिया था। जाहिर है कि इसमें सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर था और उनकी तरफ इशारा करके कि विरोधियों को पार्टी के अंदर कैसे निपटाया जा रहा है, यानी उनको निशाना बनाया जा रहा है। वैसे नड्डा की नई सूची के अनुसार राधा मोहन सिंह को महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी और सुनील कुमार ओझा, सत्य कुमार व संजीव चौरसिया को ये प्रभारी नियुक्त किया गया है, सह प्रभारी उनको वहां का नियुक्त किया गया है। देखने की बात यह कि राधा मोहन सिंह भी ठाकुर हैं, योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं और उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का इस समय जलवा चल रहा है। तो ये ठाकुर गणित यहाँ पर आपको फिर से नजर आ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अभी हाल में हटाकर वापस मध्य प्रदेश भेजा गया था, लेकिन पता नहीं क्या फिर से उलट दिया गया फैसला, कोई गफलत हुई होगी जिसको दुरुस्त किया गया होगा। संबित पात्रा को मणिपुर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश का प्रभारी पी मुरलीधर राव को और जम्मू कश्मीर का प्रभारी तरुण चुग को बनाया गया है। बता दें कि चुग को जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख और तेलंगाना की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। इस सूची के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात उपचुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्हें फिर से बिहार और गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। एक तो चौंकाने वाली बात अगर थोड़ा बहुत आप माने तो राम माधव से जो थोड़े बहुत प्रभार थे वो भी छीन लिए जाना है। राम माधव एक समय प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास होते थे और ख़ास तौर से जो अंतर्राष्ट्रीय शो होते थे नरेंद्र मोदी के लंदन में, अमेरिका में, उनको आयोजित करने में वो सबसे आगे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री और अमित शाह की नज़रों से उतरते चले गए, गिरते चले गए और अब ये नौबत आ गई है कि उनसे सारी जिम्मेदारियां एक तरह से छीन ली गई हैं। उन्हें बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है। क्या वजह है ये अभी तक समझ में नहीं आई है। वो नाकाम रहे हैं, असफल रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है ये पहले जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा हो वो एकदम से नाकारा हो जाए। तो कुछ राजनीति है जो संघ की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, उसकी वजह से राम माधव निशाने पर हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए राधा मोहन सिंह को उसका प्रभार दिया गया है। और जैसा मैंने अभी कहा कि ठाकुर का गठजोड़ वहाँ बन रहा है, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, ये एक अलग से मैसेज जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता में, उत्तर प्रदेश के यूनिट में कि जो ब्राह्मणों के साथ उपेक्षा का आरोप लग रहा था वो एक बार फिर से शायद इससे और मजबूत होगा। उनका जो संदेह वो और मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरवाद के नाम पर चीज़ें हो रही हैं शायद वो भी और कंसोलिडेट करेंगी। तो इस पूरे उथल पुथल में जो संगठन में फेरबदल हुआ है उसमें से ये 2-3 चीज़ें, मोटी चीज़ें निकल कर आती हैं। और अंत में केरल की खबर लेते हैं। कथित मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन के एक मामले में अपने बेटे बिनीश की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद माकपा के वरिष्ठ नेता कोडियारी बालाकृष्णन ने शुक्रवार को केरल में पार्टी सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। यह राज्य स्तर पर पार्टी के भीतर सर्वोच्च पद होता है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला ने इसको देर से उठाया गया कदम करार दिया। कांग्रेस और भाजपा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को भी बालकृष्णन से सीख लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि सोने की तस्करी के मामले से जुड़े कई आरोपों, वंडा कचोरी जीवन मिशन परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा बालाकृष्णन के बेटे बिनीश से पूछताछ और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ एलडीएफ को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। माकपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य एमबी गोविंदन ने यहाँ कहा है कि बालकृष्णन को चिकित्सा आधार पर मेडिकल लीव दी गई है। बता दें कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अगले महीने दक्षिणी राज्य में 3 चरणों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं।
वी अच्युतानंदन की सरकार में गृह मंत्री रहे बालकृष्णन को अब मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के बाद पार्टी में दूसरा सबसे मजबूत नेता माना जाता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केरल सरकार को स्थिर करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे आजमा रही है और इससे राज्य माकपा में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये शुरू से ही दिख रहा था कि जिस तरह से सोने की तस्करी के कथित मामले को आउट ऑफ प्रोपोर्शन रूप दिया गया, बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया और उसमें पहले एनआईए की एंट्री हुई, फिर ईडी की एंट्री हुई और इन सब ने मिलकर अब माकपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और पूछताछ का दौर चल रहा है। हो सकता है अगला दौर गिरफ्तारियों का हो। तो पूरी कोशिश है केंद्र सरकार की कि एक केरल राज्य जहां पर लेफ्ट फ्रंट का और कांग्रेस का वर्चस्व रहा है वहाँ उसको कैसे तोड़ा जाए और कैसे बीजेपी की घुसपैठ वहाँ मजबूत की जाए। आप जानते हैं कि बीजेपी केरल में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। वो लगातार इस कोशिश में रही है कि इन दोनों को हटाकर खुद अपने पैर जमाए, लेकिन केरल में उसे बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाई है। तो अब केंद्र में चूंकि वो सरकार में है, उसके पास इतने हथियार हैं, इतने तरह के अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करके वो किसी भी राज्य सरकार को डावाडोल कर सकती है, बदनाम कर सकती है और उसके आधार पर अपना आधार तैयार कर सकती है पार्टी का। तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में ये इस तरह से सरकार काम कर रही है। और दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि केरल की जो एलडीएफ सरकार है, लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, वो इसे ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे जूझे। तो इसी की वजह से अब बालाकृष्णन को छुट्टी दी गई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और लोग इस मामले में फंसें सरकार में और पार्टी में और उन्हें साइडलाइन करना पड़े, क्योंकि पार्टी की एक अभी तक बिल्कुल साफ सुथरी छवि रही है। कभी उस पर करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हैं, न कभी सिद्ध हो पाए हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि पार्टी की छवि को साफ सुथरा रखने के लिए अगर कुछ लोगों पर आरोप लग रहे हैं, भले ही वो अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को दुरुस्त रखने के लिए उन्हें किनारे करना ये पार्टी की नीति रही है, ताकि स्पष्ट हो जाए, वो बेदाग साबित हो जाए तो फिर उन्हें पार्टी में जगह दी जा सकती। इसी रणनीति के तहत बालाकृष्णन को विदा किया गया है। तो मित्रों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। एक बार फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर हूँगा सोमवार की तमाम बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।